हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मैं आज आपको साइंस के एक ब्रांच केमिस्ट्री के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। मैं बेसिक कंसेप्ट देने जा रहा हूं, आप पे एक वैसा पावर पैदा करने जा रहा हूं क्योंकि केमिस्ट्री के प्रति आपकी ललक बढ़ जाएगी। आज से अगर आप केमिस्ट्री से भागते होंगे तो आप केमिस्ट्री के प्रति आप में क्षमता पैदा करने में जा रहा हूं। आप देखिए, मैं साइंस प्रारंभ कर रहा हूं। साइंस क्या है, केमिस्ट्री क्या है, मैटर क्या है, एलिमेंट्स क्या है, एटम क्या है, कंपाउंड्स क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है, इसके बारे में आप देखेंगे। मैं आपके सामने साइंस के बारे में बताने जा रहा हूं कि साइंस क्या होता है, साइंस क्या चीज है। आप जानते हैं कि मनुष्य के अनुभव एवं अवलोकन से प्रयोग एवं प्रेक्षण आधारित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जैसे अनुभव एवं अवलोकन, जैसे मैंने अनुभव किया कि मैं यहां रह रहा हूं, कोई अगला आदमी दिल्ली रह रहा है, मुझे उससे बात करने की इच्छा हो रही है, तो हमने प्रारंभ में टेलीफोन का आविष्कार किया, टेलीफोन बनाया, मैंने एक दूसरे से बात कर लिया। फिर मैंने उस पर प्रयोग करना शुरू किया, मैंने वैसी चीज बनाने का प्रयास किया कि टेलीफोन से तो बातचीत हो जाती थी। फिर मैं सोचा कि मैं जहां रहता हूं वहां से बातचीत नहीं हो पा रहा है, तो हमने वहां पे क्या किए कि हैंड फ्री सेट, वैसे इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार करने का प्रयास किया ताकि मुझे एक बात करना क्या हो जाए, प्रारंभ हो जाए। उस परिस्थिति में हमने हैंड फ्री सेट टेलीफोन का आविष्कार किया। उसके बाद हमने फिर यह महसूस किया कि हैंड फ्री सेट का एक रेंज होता है, मुझे फिर दूर रखता हूं तो उससे बातचीत नहीं होता है। उस क्रम में हमने मोबाइल का आविष्कार शुरू कर दिया। यह एक क्रमबद्ध आविष्कार है, क्रमबद्ध ज्ञान है। मैंने अनुभव किया, मैंने अवलोकन किया, और अवलोकन करने के बाद मैंने उस पर काम करना शुरू किया। इसीलिए मैंने कहा कि मनुष्य के अनुभव एवं अवलोकन से प्रयोग एवं प्रेक्षण आधारित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूं कि क्रमबद्ध ज्ञान की मैंने बात किया, वे हुआ साइंस। मैं इसके बारे में लिखना नहीं चाह रहा हूं, मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन मैं बताने चाह रहा हूं कि साइंस का ब्रांच है फिजिक्स। आप जानते हैं फिजिक्स, ये भी बात जानते हैं कि केमिस्ट्री, और तीसरा ब्रांच देख रहे हैं कि बायोलॉजी। अब मैं आज आपको केमिस्ट्री के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं कि केमिस्ट्री क्या है, क्योंकि बच्चे केमिस्ट्री सुनकर डर जाते हैं, केमिस्ट्री से भागने लगते हैं। मैं उनमें ललक पैदा करने जा रहा हूं कि केमिस्ट्री क्या है। यह आपके लिए मैट्रिकुलेशन के बच्चे, 9th के बच्चे, या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, उनमें यह ललक पैदा हो जाएगी और केमिस्ट्री के प्रति जागरूकता हो जाएंगे, और केमिस्ट्री के प्रति वे ज्यादा पढ़ने लगेंगे, जागरूक हो जाएंगे। इसलिए मैं बेसिक कंसेप्ट देने जा रहा हूं। अब केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों के प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। पदार्थों की प्रकृति का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे केमिस्ट्री कहते हैं। अब हम कहेंगे प्रकृति का क्या मतलब है। पदार्थों के प्रकृति कहने का मतलब है कि कोई पदार्थ अन्य पदार्थों के साथ किस प्रकार मिलता है, वो अन्य पदार्थों के साथ काफी तेजी से मिलता है या नहीं मिलता है, या मिलने के बाद क्या कोई नया पदार्थ बनाता है। इस बात की ज्ञान हमको विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे केमिस्ट्री कहते हैं। यह आपको केमिस्ट्री के बारे में, पदार्थ की प्रकृति के बारे में बताता है। जैसे मान लीजिए कि कोई ठोस पदार्थ है या सोडियम है, हम जानते हैं कि सोडियम एक पदार्थ है, सोडियम को हम Na के द्वारा सूचित करते हैं। यह सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के बाद यह एक नया पदार्थ बनाता है, N2O। एक नया पदार्थ बना के इसकी प्रकृति के बारे में बता रहा है। दूसरा मैग्नीशियम अगर है, यह मैग्नीशियम भी एक पदार्थ है, दूसरा अन्य पदार्थ है। यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और यह बना देता है MgO, यह MgO बना देता है। यह क्या करता है
कि यह पदार्थों की प्रकृति के बारे में बताता है, यह अन्य पदार्थों के साथ मिलकर के नए पदार्थों के निर्माण करता है, यह केमिस्ट्री के बारे में चर्चा कर रहा है। अब इसके बाद हम बताना चाहेंगे कि केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री की प्रारंभ कहाँ हुआ, केमिस्ट्री कैसे आया। केमिस्ट्री का सबसे प्रारंभिक बात दार्शनिक आधार था। दार्शनिक आधार पर इसको प्रारंभ में चर्चा किया गया था। इसका प्रायोगिक प्रूफ नहीं मिला था, लेकिन सबसे पहले प्रायोगिक प्रूफ लाने का प्रयास लेबोजियर ने किया। लेबोजियर ने सर्वप्रथम लेबोजियर ने सबसे पहले इसको लाने का प्रायोगिक आधार पर प्रयास किया था। और हम जानते हैं विज्ञान में प्रयोग ही आधार होता है, और लेबोजियर ने जब प्रायोगिक आधार पर इसको चर्चा करने का प्रयास किया, प्रायोगिक आधार पर बताने का प्रयास किया, उसके बाद इन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जाना गया। क्यों केमिस्ट्री को फादर कहेंगे इनको? इसलिए केमिस्ट्री ऑफ फादर कहेंगे कि इन्होंने प्रायोगिक आधार बनाया था। अब हम बताना चाहेंगे कि लेबोजियर ने क्या कंसेप्ट दिया था, प्रायोगिक आधार क्या कहा था। इन्होंने कहा था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दैट मीन्स हम कह सकते हैं एक पदार्थ दूसरे पदार्थों से एक निश्चित अनुपात में मिलता है, यानी कि पदार्थों का अभिक्रिया के पूर्व माने पदार्थ की प्रारंभिक प्रकृति जो होगी वो अन्य पदार्थों से मिलने के बाद की जो प्रकृति होगी उसका जो है कि द्रव्यमान हमेशा निश्चित होगा, न उसमें कमेगा और न बढ़ेगा। और उन्होंने उनके कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए अन्य केमिस्ट्री के विद्वान वैज्ञानिकों ने यह बतलाया कि इसका जो होता है मास हमेशा कंजर्व तो रहता ही है, इसका जो अनुपात भी हमेशा निश्चित होता है। जैसे H2O में देख रहे हैं, H2O में हाइड्रोजन है 2 अनुपात ऑक्सीजन 1, यह 2:1 का अनुपात होता है। अनुपात हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। यह क्या हुआ, इसके प्रकृति के अंतर्गत आता है। अब हम बताने चलेंगे कि मैं जब केमिस्ट्री की चर्चा कर दिया तो केमिस्ट्री में टर्म आता है आपको मैटर की बातें करेंगे। मैटर क्या है? केमिस्ट्री का प्रारंभ। अब प्रारंभ कहां से होता है? मैटर से होता है। केमिस्ट्री में सबसे पहली बात होता है मैटर। आप मैटर के बारे में सुना होगा लेकिन कंसेप्ट नहीं बना होगा। मैटर क्या है? आप यह भी सुने होंगे कि दुनिया की सभी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान हो, जो जगह छेकती हो और जो दबाव डालती हो, ये सभी पदार्थ हैं। सभी वस्तुएं, एक पेन अभी मैं लिया हुआ पेन से लिख रहा हूं, इसका कुछ द्रव्यमान है, यह कुछ जगह छेके हुए है, और यह जहां रखे हुए हैं वो हाथ पर दबाव डाल रहा है, इसलिए यह एक पदार्थ है। इसके बारे में तो हम समझ गए कि यह एक पदार्थ है। लेकिन मान के चलिए कि अगर मेरे बाल की बात ले ले, क्या बाल एक पदार्थ है? यहां पर हम कंफ्यूज कर जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। हाँ, बाल भी एक पदार्थ है। बाल भी जहां है, एक बाल भी अपना जगह छेके हुए है, वह भी दबाव डाल रहा है, उसका भी कुछ द्रव्यमान है, तो हम कर सकते हैं कि बाल भी एक पदार्थ है। अब तीसरी बात आती है कि क्या हवा कोई पदार्थ है? हम यहाँ पर कंफ्यूज कर जाते हैं, बच्चे कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। तो हम यहाँ समझेंगे कि हाँ, हवा भी एक पदार्थ है। उस हवा को हम अगर खाली ट्यूब में भर देते हैं, साइकिल का जो ट्यूब है उसमें अगर इस हवा को भर देते हैं तो ट्यूब का वजन बढ़ जाता है, मतलब उसमें द्रव्यमान है। खाली ट्यूब का जो जगह है वो फूल जाता है, इसका मतलब है कि उस पर भी दबाव डालता है, और खाली ट्यूब के अंदर जो जगह है उसको भी भर लेता है। इसका मतलब है कि वह जगह भी छेके हुए, मतलब हवा भी पदार्थ है। हमारा बाल एक है, वह भी एक पदार्थ है। यानी दुनिया के सामने में जितनी भी वस्तु दिखाई दे रही है वे सब पदार्थ है। इसके बारे में ज्यादा हमको सोचने की आवश्यकता नहीं है। वस्तु देखेंगे और बिना सोचे हुए बोलेंगे कि वे सभी पदार्थ है। अब हम बताएंगे पदार्थ के बारे में, आप समझ गए। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, पेन दिया,
उसके बाद एक पेंसिल दिया, पेंसिल दिया। उसके बाद अभी आपने एयर की बातें किया, एयर, एयर के बारे में बात किया। एयर के बारे में हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि एयर पदार्थ है कि नहीं। बच्चे यहाँ पर सोचने लगते हैं कि हम कहेंगे कि जब हवा बढ़ जाता है वजन बढ़ जाता है। एक खाली बैलून को वजन कीजिए और बैलून में हवा भर देने के बाद वजन कीजिए, बैलून का द्रव्यमान बढ़ने के कारण उसका वजन बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है। इसका मतलब कि वह हवा एक पदार्थ है, वह बैलून की जगह को छेके हुए है, इसलिए वह एक पदार्थ है। वह बैलून की दीवार पर दबाव डालता है, इसलिए बैलून एक पदार्थ है। सीधी कंसेप्ट है यह बात कि यह एक पदार्थ है। मैं अब इसके आगे बताने का प्रयास कर रहा हूं कि मैटर का अगला पोर्शन क्या है। मैटर का अगला पोर्शन है एलिमेंट्स। एलिमेंट के बारे में हम सुने हैं, बच्चे सुनते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो परीक्षा देते हैं विद्यार्थी भी सुनते हैं, लेकिन वे तत्व के बाद अपने आप को जो है कि लगता है कि केमिस्ट्री मुझे बोझ है, उसे भागने लगते हैं। अभी आपको मैं आसान कर दे रहा हूं, 10 मिनट के अंदर में आपको पता चलेगा कि तत्व क्या है। अब आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि एल्युमिनियम Al2O3, आप एक जानते हैं कि बॉक्साइड अयस्क है, एक बॉक्साइड का एक अयस्क है Al2O3। या जब खान से प्राप्त होता है, जमीन से पदार्थ प्राप्त होता है, तो यह एक पदार्थ है। हमने कह दिया कि दुनिया की प्रत्येक वस्तु तो जमीन से निकल रहा है, एल्युमिनियम Al2O3 निकल रहा है, तो यह एक पदार्थ है। लेकिन जब इसमें से एल्युमिनियम को अलग कर देंगे और ऑक्सीजन को अलग कर देंगे, तो यहां पर एल्युमिनियम एक अलग तत्व हो जाएगा, एल्युमिनियम एक एलिमेंट हो जाएगा और ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट हो जाएगा। यहां पर जब दोनों मिल गया, यानी कि वे प्योर फॉर्म में नहीं है। जैसे मैटर में जब दो पदार्थ मिल जाता है, दो या दो से अधिक पदार्थ जब मिल जाता है, वो प्योरिस्ट फॉर्म में नहीं होता है, तो वे मैटर होता है। और वही जब प्योरिस्ट फॉर्म में हो जाता है, एल्युमिनियम को अलग कर दिए, ऑक्सीजन को अलग कर दिए, जैसे लोहा हो गया FeO, लोहा को अलग कर दिए, ऑक्सीजन को अलग कर दिए, तो वह एक अलग अलग दो तत्व हो गया। हम जानते हैं ब्रास, पीतल के बारे में जानते हैं, पीतल ब्रास के बारे में जानते हैं। ये जानते हैं कि कॉपर और जस्ता से बना हुआ है, कॉपर और जस्ता से बना हुआ है। यहां पर ब्रास एक पदार्थ है, लेकिन इसमें कॉपर को और जस्ता को जब अलग अलग कर देंगे तो ये तत्व हो जाएगा। हमको लगता है कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। यदि इसके बावजूद भी आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप हमसे पूछने का प्रयास करेंगे, मैं लाइव में भी आऊंगा और आपको बताने का प्रयास करूंगा कि एलिमेंट्स क्या है। फिर इस पर आप, अगर आपको लगता है कि हमको बहुत अच्छा लग रहा है, तो कमेंट्स करेंगे, अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। मैं बार बार इस बात को करना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप स्वतः महसूस करते हैं कि आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि लोहा एक एलिमेंट है, मैंने एक लोहा के बारे में बताया कि लोहा का एक क्षण एक एलिमेंट है, क्योंकि लोहा के प्रत्येक कण में लोहा का ही गुण है, इसमें किसी अन्य पदार्थों का गुण नहीं पाया जाता है। इसलिए लोहा एक पदार्थ न होकर के लोहा एक पदार्थ का शुद्धतम रूप है, इसलिए लोहा एक तत्व है। इसको नामाकरण के रूप में Fe लिखा जाता है, इसका नाम लिख दिए, यह एक तत्व है। तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ का शुद्धतम रूप क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। तो हम इसको बोल सकते हैं तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक या अन्य विधियों के द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सके। जैसे अगर लोहा को
लोहा की छड़ को अगर इनमें से कोई भी कण अन्य पदार्थों के गुण वाला न हो तब यह तत्व कहलाएगा। लेकिन यदि अगर हम ब्रास की बात करें, पीतल की बात करें, तो इस पीतल में जस्ता का भी गुण है और तांबा का भी गुण पाया जाता है। तो यहां पर जस्ता और कॉपर दो प्रकार के पदार्थ हो गए, तब यहां पर यह हो जाएगा मैटर। लेकिन इसमें से जस्ता को अगर हम अलग कर दें और इसमें कॉपर को अलग कर दें और जस्ता के प्रत्येक कण में और कॉपर के प्रत्येक कण में अगर जस्ता का ही अगर गुण दिखाई देता है तब इसका पदार्थ का नाम होता है एलिमेंट्स। इस ए भी एक एलिमेंट हो गया और यह भी एक एलिमेंट हो गया। तो यहां पर जस्ता और कॉपर एक एलिमेंट्स हो गया। आप समझ गए होंगे। इसीलिए मैंने कहा कि पदार्थ का वह शुद्धतम रूप जो किसी भी विधि के द्वारा दो या दो से अधिक भिन्न पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। अगर भिन्न पदार्थों में विभाजित कर देंगे तो वह चीज बन जाएगा पदार्थ। अगर उसमें से कोई अन्य भिन्न पदार्थ नहीं निकाल सकते हैं तो उसका नाम हो जाएगा तत्व। आप, हमको लगता है कि तत्व के बारे में आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। मैं फिर आपको इसके बारे में और जानना चाहेंगे तो मेरा स्पेशल एलिमेंट्स पर आपको मैटर मिलेंगे, मटेरियल्स मिलेंगे। आप अगला वीडियो देखने का प्रयास करेंगे, उस एलिमेंट्स को और अच्छी तरह से मैं डिफाइन करूंगा। मैं अब आगे, ये हो गया एलिमेंट। आप जान रहे हैं कि एलिमेंट जो बना हुआ है, जैसे लोहा का छड़ बना हुआ है, यह वैसे छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है जिसको मैं नग्न आंखों से देख नहीं सकता हूं। तो इस तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिसे मैं नग्न आंखों से देख नहीं सकता हूं, लेकिन यह रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है। इसका एक छोटा सा कण, यह एक छोटा सा कण जिसको हम कह रहे हैं एक छोटा सा कण परमाणु कहलाता है। यानी कि तत्व का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है लेकिन रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है, उसे परमाणु कहते हैं। इसका मतलब इस छोटे पार्टिकल को ही हम एटम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको एटम कहते हैं। इसको किसी का एटम कहेंगे? एफी का एटम कहेंगे। उसके बाद मान लीजिए एल्युमिनियम का छड़ है, मान लीजिए एल्युमिनियम भी छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं। तो ये एल्युमिनियम के जो छोटे से पार्टिकल्स हो गए हैं, यह भी क्या कहलाएंगे? एटम कहलाएंगे। इसको कहेंगे एल एटम, एल्युमिनियम का एटम। अब हम थोड़ा सा सोचने लगते हैं कि ये जो Fe हो गया, एल्युमिनियम हो गया, क्या इसकी संख्या या ठोस अवस्था में दिखने के लिए मिलता है? अब यहां हम देखेंगे कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस भरा हुआ है। अब जब ऑक्सीजन गैस भरा हुआ है, यानी कहने का मतलब इसमें ऑक्सीजन का ही छोटा छोटा पार्टिकल्स है, ऑक्सीजन का ही बहुत छोटा छोटा सा कण है। ये तो लोहा नहीं है, ये तो सोना नहीं है, ये तो एल्युमिनियम नहीं है। लेकिन सोचने लगते हैं कि क्या यह भी ऑक्सीजन का जो सिलेंडर भरा हुआ है, यह भी छोटे छोटे पार्टिकल से भरा हुआ? हाँ, यह भी छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, यह छोटा छोटा पार्टिकल का एक पार्टिकल की बात करेंगे तो इसको कहेंगे ऑक्सीजन का एटम। ऑक्सीजन का एटम यानी कि तत्व का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है लेकिन रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है, उसे परमाणु कहते हैं। इसके बाद की वीडियो में आपको मैं एटम के बारे में विशेष रूप से बताऊंगा कि एटम क्या है। यह आपके लिए केमिस्ट्री का आधार बनेगा। यह आपका सेकंड वीडियो में आपको मिलेंगे। इसी के साथ मैं विराम दे रहा हूं। धन्यवाद। दैट्स ऑल।